अभिनंदन। डॉक्टर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी अभी ऑफिशियली इसको शुरू कर देंगे इस आज के सेशन को, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज के इस समय में, संकट काल में आपने हमारे लिए इतना समय निकाला है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, और हमारी पूरी संस्था आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है। तो मेरे मित्र हमारे आ गए जनरल सेक्रेटरी साहब, तो वो शुरुआत करें प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सूचना पहले आप जरा सब लोगों को एक बार म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं डॉक्टर रोहित सिंगला जी का लुधियाना से। और साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, जब हम सब बहुत परेशान हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं, लगभग हर घर में कोई ना कोई पीड़ित हम लोगों के बीच में है। और बड़ा दुख भी है कि हम अपने बहुत से साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बिल्कुल सगे संबंधियों को इस काल में खो चुके हैं। किंतु फिर भी जिंदगी है, ये ऐसे ही चलती रहती है और ऐसे ही चलेगी। और किस तरह से हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को कितना सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम डॉक्टर रोहित सिंगला जी के साथ आज चर्चा में शामिल हुए हैं कि कोविड के खास तौर से मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर आज रोहित जी हम लोगों को बताएंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता जी को कि पंकज जी आए और मीटिंग के लिए एक अपना ओपनिंग रिमार्क दें। पंकज जी। थैंक यू अश्वनी जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर रोहित सिंगला जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आइए परिवार की तरफ से। और एक ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब जितनी जानी मानी हस्ती हैं इस हेल्थ केयर सेक्टर में, और जिनका बहुत ही अनुभव है इस क्षेत्र में, और क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज के मामले में भी आपका काफी इस सब्जेक्ट के लिए अथॉरिटी है, और ये जो समय चल रहा है ये भी एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है कोरोना वायरस, तो मैं समझता हूं ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच आने के लिए उन्होंने हमें कंसेंट दी। मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर साहब किसे जानने की बहुत उत्सुकता है, बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। बहुत बिजी डॉक्टर हैं, बहुत ही ज्यादा आज के समय में बहुत नई नई चीजों के बारे में उनके एक अलग अनुभव है, और उस अनुभव को हमारे साथियों के साथ वो साझा करेंगे। लगभग 10 दिन पूर्व हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे भारतवर्ष के इस नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र के, उन लोगों को आमंत्रित करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे उद्यमी साथियों के बीच आएं और अपना अनुभव साझा करें, हम लोगों को अवेयर करें, क्योंकि हम लोग एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के नुमाइंदे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं है मेडिकल हेल्थ के मामले में, लेकिन समय समय पर आप जैसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग हमारे बीच आते रहते हैं, हम लोगों को ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। इससे हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है, जागरूकता भी बढ़ती है,
और इस प्रतिकूल समय में हम कैसे अपने आप को सक्षम बना सकें, सुदृढ़ बना सकें, वो सारी चीजें हमें आपसे सुनने को और अनुभव से मिलती हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब आज हमारे ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच आज उपस्थित है, हमारे विशेष आग्रह पर, जिसमें कि हमारे प्रवीण सडाना जी जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं आईएए के, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर साहब आज हमारे बीच आ पाए हैं। प्रवीण भाई का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। यद्यपि ये उनका परिवार है, ये परिवार के लिए ही वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत को हमारे बीच लाने के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, थोड़ा सा बस मैं विषय के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बात करना जरूर चाहूंगा। हम लोगों की इंडस्ट्री इस समय ना के बराबर चल रही है। स्ट्रेस सभी लोगों के ऊपर है, काम ना होने का और अन्य कई कारणों से, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग स्ट्रेस में हैं। फाइनेंशियल जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ चुकी है। निश्चित रूप से आदमी चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आकर डगमगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी है और हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे ज्ञानी लोगों के बातों की आवश्यकता है जो कि हमें हौसला दे। वी वॉन्ट टू बी एनकरेज बाई देयर वर्ड्स। क्या हमें करना चाहिए ऐसे वक्त में? स्वास्थ्य के साथ साथ, स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, इट इज ऑलवेज देयर, लेकिन ये जो 1-1.5 साल का जो समय निकल रहा है, इसमें स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को बहुत सचेत होना है। कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और जो चीजें हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स लोग हमें बताते हैं, हम उसका अनुपालन करते हुए चले आगे और लगातार अपने आप को सुरक्षित रखें। शायद ये अब हमारी एक नियति बन गई है, क्योंकि अब कोरोना के साथ जो ऐसा वायरस है, ये इसके साथ साथ नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इस विषय पे कुछ हम लोगों को ज्ञानवर्धन करेंगे, लेकिन जितना हम लोगों की नॉलेज में है कि नए नए वेरिएंट्स की वजह से डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा परेशान है। वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन भी कारगर सिद्ध हुई। इसकी कोई, जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि कोई अभी तक कोई दवाई, परमानेंट पक्की दवाई कोई नहीं बनी है। ट्रायल बेसिस पे सब काम चल रहे हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। हम लोगों को किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन करना है, उस चीज की गाइडलाइंस हमें समय समय पर डॉक्टर्स देते रहे। तो आज इतने विख्यात डॉक्टर हमारे बीच हैं, वो भी कुछ ऐसी हम लोगों को डेफिनेटली टिप्स देंगे जो कि हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक और बात है डॉक्टर साहब, आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, इसकी जानकारी कम है, तो जो लोग हमें जैसा भी बताते हैं हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार नई नई चीजें आती रहती हैं, न्यूज में नई नई चीजें आती रहती हैं। हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति होने के नाते उन सब चीजों को फॉलो करने लगते हैं, और कभी कभी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। पता लगा हमें लेना नहीं चाहिए था उस समय, लेकिन हमने वो ले ली दवाई, या वो दवाई ज्यादा ले ली गई, या उसका कोई बैड इफेक्ट आ गया, कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया। तो इन सब शंकाओं से हम ग्रसित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन आप जैसे प्रोविडेंट डॉक्टर से मिले। और एक और चीज मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के बारे में मुझे जो थोड़ी सी जानकारी मिली है, क्योंकि सडाना जी, प्रवीण सडाना जी, उनके बारे में कुछ उनके विषय में बताएंगे, लेकिन बहुत ही साधारण व्यक्ति, जमीन से जुड़े हुए और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हमारे डॉक्टर साहब हैं। यदि आप कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति जो सक्षम है फीस देने के लिए, वो जरूर दे, लेकिन जो नहीं दे सकता उसके लिए डॉक्टर साहब की तरफ से एक ऐसा ऑफर है कि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारे ऐसे डॉक्टर साहब हैं, इतने दयालु प्रवृत्ति के,
मैं समझता हूँ कि IAE की तरफ से मैं पुनः उनका अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ और डॉक्टर साहब का से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो साथी लोग जुड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और उनको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि इस समय में जबकि कुछ लोग वास्तव में इस बीमारी में भी कुछ इस तरह के फायदे या उस तरह के कार्य कर रहे हैं जिन्हें कम से कम मानवीय तो नहीं कहा जा सकता, उस समय में जब डॉक्टर साहब जैसे शख्सियत हमारे साथ आती हैं और जो अपनी नॉमिनल फीस के लिए भी कहते हैं कि नहीं, हम फ्री में भी कंसल्टेंसी देंगे अगर कोई रिक्वायरमेंट है ऐसे शख्स की, तो वास्तव में लगता है कि अभी इंसानियत जिंदा है और इसीलिए हम सब लोग जिंदा हैं, हमारा समाज जिंदा है। जिस दिन ये इंसानियत भी नहीं बचेगी शायद उस दिन समाज नहीं ही बचेगा। मैं बहुत छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है डॉक्टर साहब का आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। डॉक्टर रोहित के सिंगला जी MD हैं, पल्मोनरी डिसीजेस के, फैमिली कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस के स्पेशलिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस के स्पेशलिस्ट हैं। आप लुधियाना में 25 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है और इसके अलावा इस समय कोविड पर जो है पिछले 18 महीनों से लगातार आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोविड के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसी महान विभूति का मैं एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की IAEA की इस मीटिंग में, और बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर रोहित के सिंगला जी को कि वो आएँ और जैसा आज का सब्जेक्ट है कोविड मिथ्स एंड फैक्ट्स पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन हमारे मेंबर्स के हमारे पास आए हुए हैं, मैं उन्हें डॉक्टर साहब के समक्ष रखूंगा और फिर हमारे जो साथी लोग आज उपस्थित हैं उन लोगों की जो शंकाएं होंगी हम उनका भी समाधान डॉक्टर साहब के द्वारा करवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर रोहित के कौशिक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी एंड सभी मित्रगण जो भी सब यहाँ पे मौजूद हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? क्लियर है? आ रही है डॉक्टर साहब? क्लियर है। म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। मैं डॉक्टर रोहित सिंगला लुधियाना में छाती के रोगों का विशेषज्ञ और एक फैमिली फिजिशियन हूँ। 25 साल से काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन में बताया गया है। और मैं पिछले कुछ 1.5 साल से, जब से ये महामारी हमारे देश में आई है, तो उसमें उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मरीज मेरी स्पेशलिटी के रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैं वो सारे मरीज देख रहा हूँ कोविड-19 के ऊपर। और मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि मैं अपने आप को बताऊं सब लोगों को, जितना भी मैं ज़्यादा बता सकता हूं, ताकि उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो। जो मैंने सीखा है पिछले 1.5 साल में अपने मरीजों से, अपने मरीजों का इलाज करके, किताबों से और अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने ये लेक्चर जो अपना बनाया है, हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम था, इसलिए शॉर्ट टाइम था क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचना था, ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुंचे, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर हों। और इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं जितना भी कुछ कर पाया, अगर कुछ और चीज़ रह जाएगी तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। कोरोना जैसी महामारी जो कि एक वायरल इलनेस है, एक वायरस से होती है, ये सब आज तो मुझे लगता है सबको पता चल गया कि वो वायरस क्या होता है। ठीक है, तो ये पिछले 1.5 से 2 साल से पूरे दुनिया में इसने एक बहुत ही घातक रूप से इसने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और बहुत सारी जानें चली गई अनफॉर्चुनेटली। और इसकी पहली वेव जो थी वो थोड़े एल्डरली लोगों को पकड़ रही थी, लेकिन अब जो सेकेंड वेव आई है, स्पेशली हमारे देश में जो आई है, वो मिडिल एज को ज़्यादा और यंगर एज ग्रुप को ज़्यादा पकड़ रही है, उनको ज़्यादा बीमार कर रही है। और इसने पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लिया है और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत सारी कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं रह गया है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर शायद
इतनी बड़ी आपदा के लिए पूरा विश्व ही तैयार नहीं था। आप कितनी भी रिसोर्सेज जमा कर लीजिए, इतना बड़ा आपदा को कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। और ये जो कोरोना वायरस है, ये सबसे पहले हम सबको मालूम है कि चाइना के वुहान शहर में एक पोल्ट्री मार्केट के अंदर कुछ जानवरों के बीच में मिला और वहां से ये ह्यूमंस के अंदर चला गया और वहां से ये फैलता 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 पूरी दुनिया में इसने एक बहुत ही गलत रूप धारण कर लिया और बहुत सारे लोगों की जानें इसमें चली गई। और इसका स्प्रेड ये सांस के रास्ते स्प्रेड होने वाली बीमारी है। और सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम जो हमें आज देखने को मिल रही है वो कि ये वायरस जो है वो अपना रूप चेंज करी जा रहा है, जिसको कि हमारी भाषा में म्यूटेशन बोलते हैं। वो बार बार समय समय पे अपना रूप चेंज करी जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पिछले 2.5 महीने 3 महीने से जो पेशेंट्स मैं देख रहा था, तो अब 15 दिन से जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ वो टोटली डिफरेंट कहानी है। जो 15 या 14 दिन 13 दिन से जो अब केसेस आ रहे हैं वो एक डिफरेंट कहानी है। उनको समझने के लिए मुझे भी 10-12 दिन लग गए कि ये कुछ और ही आ रहा है। तो ये हर थोड़े दिनों में अपना रूप चेंज कर रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी जल्दी, और ये हमारे से 4 कदम आगे कैसी बीमारी चल रही है। और ये जो म्यूटेशन है, इसी के कारण इसका कोई अच्छा ठोस इलाज ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ये हवा के रास्ते स्प्रेड होती है, और जो कि हमारे हवा के रास्ते हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे श्वास वाले रास्ते को पकड़ती है, उसको उस पर असर करती है। और वो फिर हमारे शरीर में जो वायरस मुंह के रास्ते या हवा के रास्ते, नोज के रास्ते दाखिल होता है। और आमतौर पे लोगों को 80% तक लोगों को शायद ये एक फ्लू लाइक सिंड्रोम, सिंपल खांसी जुकाम करके ही चला जाता है। और यही इसमें धोखा है कि जो फ्लू लाइक सिंड्रोम है, जो खांसी जुकाम है सिंपल, वो करके जब ये चला जाता है तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कुछ नहीं होता, भाई घर में बैठ के ही इसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल वाला जो पहले वाले फेज का कोविड था और ये वाला फेज का कोविड है, इसमें ये अंतर है। ये घर में इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए आपको साइंटिफिकली, अगर थोड़े से भी सिम्टम आ रहे हैं तो उनको साइंटिफिकली ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले एक्सपोजर होने के 20 दिन के भीतर यह शरीर के अंदर पाया जाता है। मतलब कहने का भाव यह है कि 20 दिन तक मोस्टली लोगों के शरीर में ये दिखाई देता है। उसकी एवरेज 12 से 14 दिन है। 12 से 14 दिन के बाद ये शरीर से जाना शुरू होता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वायरस जाना शुरू होता है लेकिन अपना अंश छोड़ जाता है, अपनी एक रिएक्शन छोड़ जाता है बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी उस रिएक्शन के तहत हमारे ही अपने लंग्स को खराब करना शुरू कर देती है। ये उसका मेन जो बॉडी का जो बीमार होने का जो मेन रीजन है वो यही है। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ और इसके कुछ दिनों तक, पहले 8-10 दिन तक इसकी बीमारी के फैलने का पता नहीं चलता, किसी को कोई सिम्टम नहीं आता। तो इसीलिए बहुत सारे जो इससे संक्रमित पेशेंट होता है वो उसको पता ही नहीं होता कि वो कोविड से संक्रमित है और वो बाकी लोगों को बीमारी फैलाता चला जाता है। तो आमतौर पे जिन लोगों को संक्रमित होने के बाद अगर सर दर्द आए और कान में दर्द हो या टेस्ट और स्मेल की ऑल्टरेशन हो या गले में कुछ फंसा हुआ फील हो, बड़ी टिपिकल फीलिंग है। मेरे 90% से ज्यादा पेशेंट्स ये आके बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ कि डॉक्टर यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कुछ अंदर फंस गया है, वो समझ नहीं आ रहा क्या फंसा है। और दूसरा सिम्टम जो बहुत कॉमन है, जो मैंने भी शायद किताब में पढ़ने से पहले ही सीख लिया था, कि यहाँ पे भारीपन है, इसके पीछे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है पीछे। तो गले में कुछ फंसे होने की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और छाती में भारीपन का महसूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुखार आता है। और होता क्या है कि पहले 3-4 दिन बुखार आता है। ये जो अभी 15 दिन से कोविड देखा जा रहा है उसमें पहले 3 दिन हल्का सा बुखार आता है, फिर 7 दिन का एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, और उसके बाद सडनली एकदम से पेशेंट बीमार हो जाता है। तो ये बात भी बहुत ध्यान में रखने वाली है। और बुखार आता है, बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा होती हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड में तो बहुत ही ज्यादा होती हैं जब कोविड ठीक हो जाता है। और लूज मोशन किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। पेशेंट को जब फर्स्ट टाइम भी सिम्टम आए, कुछ भी, चाहे वो सर दर्द हो, मुंह में टेस्ट की ऑल्ट्रेशन हो, गले में कुछ फंसा हुआ नजर आए, या कुछ भी उसको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, कान में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हाथों हाथ उसी समय आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि मेरे को ऐसा है, और अपने आप को उसी समय आइसोलेट करें। अगर आप नहीं आइसोलेट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा परिवार साथ में ग्रस्त होने की आशंका है। और अपने अच्छे से मास्क पहनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है उस दौरान पे।
और जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपके ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करने के बाद वो आपको जो भी सलाह देगा उसकी सलाह को जरूर मानिए। एक डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार वाले कोविड में। और हमें अपने डॉक्टर के अनुसार उसकी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे जब हमने अपने माइल्ड सिम्टम्स को इग्नोर नहीं किया तो और होम अगर हमने उन सिम्टम्स को इग्नोर किया और हमने होम रेमेडीज की और हमने सिंपली केमिस्ट से दवाइयां लेके खाई, तो वो बाद में शायद किसी किसी केस में घातक रूप धारण कर सकता है और कुछ केसेस में ये डिजीज फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी मांगती है। वो क्या है वो मैं आगे आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों में देखा गया है कि एक्सपोजर तो हुआ पर उनको कुछ भी नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक रहे। ये मैंने पहले भी बताया कि एसिम्प्टोमेटिक लोग, उनको पता नहीं चलता और बाकी लोगों को ये बीमारी फैला सकते हैं। कोरोना के लक्षण को बहुत बारीकी से पहचानिए। ये कोई ज्यादा लक्षण नहीं है, 8-10 लक्षण ही है जैसे कि मैंने बताए हैं। कोरोना के लक्षण जो हैं वो इम्यूनिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं। मेरा थोड़ा सा विचार ऐसा है कि जब पिछले साल कोरोना आया तो उस समय जो बुजुर्ग लोगों, ज्यादा उम्र लोगों को कोरोना ने पकड़ा तो उनकी इम्यूनिटी डाउन थी। शायद वो पिछले साल वाले लोग जो थे वो कम इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना ने पकड़ा। लेकिन जो इस साल कोरोना पकड़ रहा है वो मिडिल एज और यंगर एज ग्रुप को पकड़ रहा है, तो शायद वो इम्यूनिटी तो शायद उनकी ठीक है लेकिन वो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा उस कोरोना को रिएक्ट कर रहा है और वो उन लोगों को ज्यादा पकड़ रहा है। पता नहीं इस बात का शायद बाद में जब बहुत ज्यादा स्टडीज होंगी तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअल रीजन था ये सेकंड वेव का और ये सेकंड वेव ने इस एज ग्रुप को क्यों पकड़ा। और अब कोमॉर्बिडिटीज मतलब एक बात तो कॉमन है पिछले 100 साल में कि डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या बहुत ज्यादा वेट जिन लोगों का है उन लोगों को तो ये थोड़ा ज्यादा तंग कर ही रहा है। तो इसलिए अपनी डायबिटीज, अपने शुगर लेवल्स, अपना ब्लड प्रेशर और को तो बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल में रखिए। और वेट खैर इमीडिएटली तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो ज्यादा वेट वाले लोग हैं उनको अपना ज्यादा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रीटमेंट पार्ट इसका जो है, मैं स्पेशली इस बात पे जोर डालूंगा कि ट्रीटमेंट जो है घर में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो होम क्वारंटीन। अगर किसी को पता चल गया है कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ या मुझे एक्सपोजर हो गया है, मेरा टेस्ट चला गया है, तो 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो तब तक अर्लीस्ट पॉसिबल आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए अपने घर से और होम क्वारंटीन हो जाइए। और उसमें रेस्पिरेटरी हाइजीन का बहुत महत्व है। रेस्पिरेटरी हाइजीन इसलिए मैं ज्यादा जोर डालता हूं क्योंकि पहले कुछ दिनों के लिए ये वायरस गले में और नोज के पिछली तरफ ये ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद ही धीरे धीरे ये बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नीचे ट्रेवल करता है। तो आपको इसकी मात्रा बार बार अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को धो के, वो कैसे धोएंगे, आप बार बार गागल्स कीजिए, सिंपल कोसे पानी के, गर्म पानी के या ताजे पानी से कीजिए, कोई केमिकल नहीं यूज कीजिए। और वो आप अपने गार्गल्स कीजिए, आप बार बार 2-3 बार दिन में ब्रश कीजिए, अपना मुंह को बिल्कुल साफ रखिए। अगर डेंचर है तो डेंचर को बार बार क्लीन कीजिए। और आप स्टीम इनहेलेशन 1 या 2 बार 3 बार दिन में स्टीम जरूर लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हाइजीन में स्मोकिंग और अल्कोहल भी आती है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करिए और अल्कोहल बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल पीने से बहुत सारी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं और वो सिक्रीशंस जो हैं वो अंदर जो रेशा बनता है वो इस वायरस के ग्रो होने के लिए एक माध्यम बन जाता है। तो इसलिए अल्कोहल को बिल्कुल बंद करना होगा। और अपना पेशेंट घर के अंदर बीपी, पल्स और टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और शुगर, इन चीजों को मॉनिटर करें अच्छी तरह से। आजकल सभी इजीली अवेलेबल हैं ये सारी गैजेट्स। और क्योंकि पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है तो वो बेड पे सारा दिन ना बैठा रहे। आप सुनते होंगे कि कोविड में ब्लड क्लॉट्स बन गए, कोविड में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो गया। तो मुझे लगा कि मैं अपने पेशेंट्स को कैसे ये बातें समझाऊं, उनको होम रेमेडीज क्या दूं कि वो ब्लड क्लॉट से काफी हद तक बचे रहें या वो या उनको उनके सांस वाले रास्ते को अच्छी तरह से क्लीनिंग होती रहे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही समझा रहा हूँ आजकल कि हर 2 घंटे में आप होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं, तो हर 2 घंटे में कम से कम 50 से 100 कदम अपने कमरे में चलिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह मूव करता रहे, आपकी टांगों में खून के क्लॉट्स ना जमे।
और हर 2 घंटे में 2 गिलास पानी पीजिए। उससे आपका खून विस्कस नहीं रहेगा, गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा, तो आपके ब्लड क्लॉट्स बनने की आशंका वो कम रहेगी। ये होम रेमेडीज हैं और ये काम करती हैं, ट्रस्ट मी। मैं बहुत सारे लोगों को साल 1.5 साल से इन चीजों के लिए बता रहा हूँ। और पानी की मात्रा ठीक लेनी है, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे फेफड़े जो हैं वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जैसे स्पॉन्ज होता है। तो अगर आप ये समझिए कि एक स्पॉन्ज को अगर पानी में सोक कर दिया जाए तो वो हैवी हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमने अपने फेफड़ों को उसमें सोक कर दिया, तो उसमें रेशा आ गया। तो हमें वो रेशा कैसे क्लीन होगा? हम ऐसे दबा के तो उसको नहीं निकाल सकते, तो हमारे को योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उससे क्या होगा कि वो रेशा पंप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और उसके बाहर आने से हमारा जो एयर एक्सचेंज है, हमारी जो फेफड़े हैं उनको ज्यादा हवा मिलेगी, उससे हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और वो रेशा अगर फेफड़ों में नहीं रहेगा तो वो वहां पे बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं करेंगे। तो ये एक लंबी कहानी है। तो कहने का भाव यह है कि आपको अपने फेफड़ों को अच्छे से पंप करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा और वॉक, ये जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वॉक, कई पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि जी हम तो क्वारंटीन में, हम कहाँ वॉक कर लें? अगर आपका कमरा ऊपर है, छत के ऊपर है, तो छत पे वॉक कर लीजिए, नहीं तो अपने कमरे में ही चलिए। और एक एक अच्छे एयर वाले हवादार कमरे में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां पे एयर सर्कुलेशन बराबर हो, ताकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो। लेकिन वो एयर सर्कुलेशन जो है आपके घर के भीतर से होके नहीं आनी चाहिए, उसके लिए बाहर की तरफ का रास्ता होना चाहिए। ये ना हो कि आपके घर के बाकी के लोग जो है वो ग्रस्त हो जाएं, वो संक्रमित हो जाएं इस बीमारी से। और फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बाद में, जब पेशेंट्स, जो लोग पेशेंट ज्यादा बीमार हो जाते हैं या जो लोग बाद में ठीक भी हो जाते हैं, तो उनको, कईयों को जो थोड़ी बहुत स्कारिंग, जो थोड़े दाग फेफड़ों में रह जाते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, पम्बलिंग और प्रोनिंग। प्रोनिंग मतलब उल्टा लेटना, पम्बलिंग मतलब ऐसे थापड़ी मारनी सब तरफ, ये पम्बलिंग कहते हैं। तो रेशा इससे डिसलॉज होता है। और आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समय तो बहुत कम है, लेक्चर मेरा लंबा है, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि वो आते हैं तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 82, 83, 80 चल रही होती है। तो उसी समय वो ऑक्सीजन पे होते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी कर रहे होते हैं। तो उसी समय हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, इसको तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उनको वहीं पे पंबलिंग करते हैं अपने सामने। तो वो करते हैं, तो ऐसे ऐसे सब तरफ से ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका रेशा डिसलॉज होता है, तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90-92 पे आ जाती है। तो ये बहुत छोटी सी टेक्निक है जिसका बहुत ज्यादा फायदा है, और डेली इतने सारे पेशेंट्स को हम इस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये बहुत, जैसे अब किसी को बाई चांस ऑक्सीजन सैचुरेशन, कोई किसी के घर में बीमार है, तो अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, तो उनको पहले स्टीम दीजिए, स्टीम देने के बाद थोड़ा सा छाती पे थपथपाइए, तो वो रेशा डिसलॉज हो जाएगा। कम से कम आपको समय मिल जाएगा कि आप हॉस्पिटल जाएं या ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करें या कुछ और करें। तो ये सब फिजियोथेरेपी के कुछ पार्ट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज है कि पैनिक नहीं करें, मन को बिल्कुल शांत रखें। ये कोई एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, खराबी होने वाली नहीं है। और पैनिक करने से क्या होता है कि वो नेगेटिव वाइब्स जो है वो आपका हौसले पस्त कर देती हैं। आपके क्या करती हैं, हमारे भी कर देती हैं। वो जो मेडिकल स्टाफ है, हम वैसे ही थक चुके हैं इस समय, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मुझे उधर का पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। मेडिकल, पैरामेडिक्स, सबका मेरे को मालूम है कि मैं अपने स्टाफ को कैसे खींच रहा हूँ इस समय। एनीवेज, तो वो जो चीज है, वो स्ट्रेस जो है, वो आप अपना भी नहीं रखिए। मुझे मालूम है किसी का कोई सगा संबंधी बीमार हो, स्ट्रेस लेवल तो सभी का ही बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मन को शांत रखिए और मेडिकल स्टाफ को उसका डिसीजन लेने दीजिए। और अगर मन को शांत नहीं रखेंगे, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। और आइसोलेशन रूम, मैंने बताया था कि हवादार बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, होम कुक्ड वेजिटेरियन फूड खाना है। होम कुक्ड, क्यों होम कुक्ड खाना है कि मैं बीमारी के दौरान किसी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करता बाहर से खाने के लिए या कुछ बाहर से लेके आने के लिए, क्योंकि हम एक तो बीमारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से बाहर से कुछ खा के और कोई बीमारी ले लें तो उसमें तो हमारी स्ट्रगल ही रह जाएगी। ये तो होम कुक्ड वेजिटेरियन फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हम नहाएं कि ना नहाएं। क्यों नहीं नहाएंगे भाई? आप पर्सनल हाइजीन रखिए, आपको कोई और बीमारी नहीं आएगी और वैसे भी थोड़ा शरीर खुलेगा। तो नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, 2-3 बार ब्रश करना जरूरी है, डेली साफ सुथरे कपड़े पहनने बहुत जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपका कहता है नेबुलाइजेशन करनी है,
सांस का रास्ता, स्टीम के बाद नेबुलाइजेशन करनी है तो वो भी जरूरी है होम आइसोलेशन के अंदर। फिर अलार्मिंग साइंस क्या है, अब पेशेंट होम आइसोलेटेड है और हमारे को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हॉस्पिटल जाना है, कब जाना है और घर में रहना है, कि मतलब हमारे पास वो वार्निंग साइंस क्या है। तो बुखार का बढ़ना, देयर आर वेरी फ्यू वार्निंग साइंस, थोड़ा थोड़ा है, इसको ज्यादा चीजें इसमें कुछ नहीं है। एक तो ज्यादा तेज, जैसे आज 100 बुखार आया, कल 101, फिर 102, 103, ऐसे बढ़ता चला गया। तो बुखार अगर बढ़ता चला जाएगा तो वो खराबी करेगा ही करेगा। और फिर ब्रेथलेसनेस, सांस अगर फूलता जा रहा है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती जा रही है, जैसे 96, 97 थी, फिर अगले दिन वो 94 आई, 93 आई, 92 आई, तो वार्निंग साइन है। मतलब आपको 2-3 दिन में आपको ऐसा लग रहा है कि बुखार बढ़ रहा है, सांस फूल रहा है और सैचुरेशन ड्रॉप होनी शुरू हो गई है, तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कई लोग पैनिक करते हैं। अब सैचुरेशन फॉल करने का मैं आपको मायने बताता हूँ कि अब आप बाथरूम गए तो वहां पे गए तो अपने हाथ धो लिए ठंडे पानी से, आते ही आपने सैचुरेशन चेक कर ली, एक तो चल के आए हैं, ऊपर से सैचुरेशन चेक कर ली ठंडे पानी से, हाथ धो लिए, तो सैचुरेशन फॉल कर जाएगी। आप थोड़ा सा हाथों को गर्म कीजिए, थोड़ा समय दीजिए और फिर आप सैचुरेशन चेक कीजिए 15 सेकंड के लिए इंडेक्स फिंगर के अंदर, तो वो आपको सही वैल्यूज देगा। और फिर आपने अगर किसी के हाथों में नेल पॉलिश लगी है तो भी सैचुरेशन में फर्क आएगा, अगर कुछ और लगा है, मेहंदी लगी है तो भी फर्क आएगा, कोई भी कलर लगा है तो भी फर्क आएगा। और आपके सैचुरेशन मीटर का अगर सेल वीक है तो भी फर्क आएगा। और अगर आपके सैचुरेशन मीटर का लेंस खराब है, मतलब उसके लेंस पे हाथ बार बार लगा के वो ऑयल सा जम गया है, तो उसको भी साफ करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पैनिक इसी से क्रिएट हो जाता है। तो सभी पेशेंट्स को यही समझाया जाता है कि अब कई जगह पे बोल भी नहीं सकते, लेकिन इसीलिए मेरा इच्छा थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें सिखाऊं, समझाऊं कि जहां पे लोग गलतियां कर रहे हैं। और फिर आता है सीटी स्कोर। लोग सीटी स्कैन लेके आते हैं कि डॉक्टर क्या करें, ये देखो सीटी में कितना कुछ है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन है, 12 मेरी समझ ये कहती है कि 12/25 का जो स्कोर है सीटी स्कोर, वो हॉस्पिटल जाने वाला स्कोर है। जिसका 12/25 से ऊपर आना शुरू हो गया तो उसके लिए इंडिकेशन है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए। लेकिन अगर वो पेशेंट डिजीज के 10वें दिन में है, वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन में है, तो अगर वो 14th 15th डे में आ गया है 12/25 लेके, तो उसका बुखार चेक कीजिए, उसकी हिस्ट्री लीजिए। अगर वो पेशेंट का सैचुरेशन स्टेबल है, उसका बुखार नहीं आ रहा है, तो वो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए वो होम थेरेपी पे ठीक हो सकता है। ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह से डिजीज को हैंडल किया जाना चाहिए, एक ही तरह से नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस मौके पे, किस स्टेज पे डॉक्टर के पास आया है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा और मैं सबको सिखाता हूं, हिट अर्ली हिट हार्ड। ये बीमारी ऐसे नहीं भागेगी, इसको जितनी जल्दी भगाया जाए, और हिट अर्ली हिट हार्ड, इसको इसके लिए इंतजार मत कीजिए, जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट लीजिए उतनी जल्दी ये भागेगी, और जितने जल्दी आप चौकन्ने हो जाएंगे उतनी जल्दी ये भागेगी। और अगर ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं, अगर किसी को ब्रेथलेसनेस, बुखार बढ़ रहा है, सैचुरेशन गिर रही है, तो उसी समय हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए पेशेंट को। और अगर जरूरत होगी, डॉक्टर डिसाइड करेगा, अगर वेंटिलेटर की जरूरत होगी तो वो उस हिसाब से जो भी मोडालिटीज हैं वो दी जाएंगी। अब अगला सवाल आता है, ये तो हो गया होम ट्रीटमेंट और बाकी का तो इसके बाद तो हॉस्पिटलाइजेशन वाला ही है, लेकिन अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैक्सीनेशन का क्या किया जाए। वैक्सीनेशन जो है वो हमारे ट्रीटमेंट, हमारे प्रोफिलैक्सिस का, इस मैनकाइंड को बचाने का एक पिलर है, एक स्तंभ है। यह बहुत इसेंशियल पार्ट है और हर इंसान को मदद करनी चाहिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी की और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी सबकी कंप्लीट हो जाए, या एटलीस्ट 40 to 50% पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो जाए। यही एक की है इस महामारी को रोकने का, और कोई रास्ता नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, 2 ही रास्ते हैं जी, एक अच्छा मास्क पहन लीजिए, एक अच्छी वैक्सीनेशन करा लीजिए, बस, और कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। सो WHO गाइडलाइंस के आधार पर हर देश में अपने अपने हिसाब से वैक्सीन मिल रहे हैं, और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से 18 साल से ऊपर तक के सब लोगों को, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको नहीं लग सकता, 18 साल से ऊपर हर इंसान को ये वैक्सीन लगना जरूरी है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है। इस समय हमारे देश में 2 वैक्सीन है, सभी को मालूम है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन मौजूद है। बड़े आराम से
अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद वो अप्रैल की एक्सपायरी थी इसलिए गवर्नमेंट ने विड्रॉ किए, अब नया वाला स्टॉक आना शुरू हो गया है। और वो जो वैक्सीन हैं दोनों, वो वैक्सीन बराबर के इफेक्टिव हैं। मैं इसके मिथ्स आप सबके क्लियर कर दूं, ये व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है सब गलत है। दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, दोनों के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बुखार होना, बॉडी पेन होना, इसके अलावा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन लगवा के आए, हमें कोरोना हो गया, वो नहीं हो सकता। वो शायद कहीं ना कहीं उस भीड़ भाड़ में गए और आपने अच्छे से मास्क नहीं डाला, या आप उससे पहले ही इन्फेक्टेड थे, वही हो सकता है एक कारण। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोरोना कर सके। और दोनों ही वैक्सीन बहुत असरदार हैं। पहले वैक्सीन के बाद आसानी से 80% के आसपास इम्यूनिटी आती है, और दूसरे वैक्सीन दूसरा शॉट लगने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 95+ इम्यूनिटी आ जाती है। और ये वैक्सीन 6 से 10 हफ्ते के भीतर सेकंड शॉट, अभी तक तो जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से इतने में लगना चाहिए। और 2 डोजेज हैं, लेकिन तीसरी डोज शायद हो सकता है कि रिकमेंडेड हो कुछ महीनों के अंदर। वैक्सीनेशन के बारे में किसी प्रकार की शंका ना रखें, और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि आप वैक्सीन लगवाएं। और यह वैक्सीन सभी लोगों को लग सकता है। मैंने बोला है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये वैक्सीन नहीं लगना चाहिए फिलहाल, पता नहीं आने वाले समय में कुछ और आ जाए तो कह नहीं सकते। और अब आ गया पोस्ट कोविड सिंड्रोम। बड़ा आप सुन रहे होंगे कि जी ब्लैक फंगस हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, लोगों को हार्ट अटैक हो गया कोविड के बाद। बिल्कुल सही है, ये सब हो रहा है क्योंकि ये बीमारी हर दिन नया रूप, नई कहानी बता रही है, नया रंग दिखा रही है। बड़ी मुश्किल हो रही है इसको समझने के लिए। तो म्यूकरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगस है, और ये यूजुअली बहुत देर जो लोग बेड रिडन रहते हैं, ऑक्सीजनेशन पे रहते हैं और हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, उनको ज्यादा देखा गया है। और इसके पहले सिम्टम्स ये उन लोगों में ज्यादातर हो सकती है जो लोग आपके कोई सगे संबंधी अगर कोई हॉस्पिटल से आए हैं, उनको घर में अब छुट्टी मिलके आ गया है, तो अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है और उसकी ब्लड विजन हो रही है, देखने में उनको धुंधलापन आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए वो चेतावनी है कि ऐसे लोगों को फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ब्लड क्लॉट्स शायद इसलिए कि बहुत सारी देर तक लोग बेड रिडन है, ऊपर से ये बीमारी जो है वो कुछ क्लॉट्स बनाने वाली कुछ शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ चेंजेस लाती है, उसके कारण ये ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। वो ब्लड क्लॉट्स के लिए आपका डॉक्टर जो है वो आपको एस्पिरिन दे, बेबी एस्पिरिन दे, या और दवाइयां जो है वो दे, वो आपको अपने डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तो इतना बता सकता हूँ कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनके लिए आपको रेगुलर व्यायाम करना, वेट का कंट्रोल करना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, और पानी की मात्रा ठीक रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे मिथ्स, बहुत सारी सोशल मीडिया पे मिथ्स आते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, सिंपल सादा रास्ता है जी। सांस के रास्ते बीमारी फैलती है, मुंह बंद करके रखिए, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाइए। और मिथ्स में क्या है, वैक्सीन सेफ है कि नहीं है, बहुत सारी कहानियां आती हैं वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगवाए हुए 3-3.5 महीने हो गए, मेरे सारे स्टाफ ने लगवाया, मेरी पहचान वालों ने कितनों ने लगवाया, लेकिन तब किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं आई जब हमने लगवाया था। अब आई, क्यों आई? क्योंकि उस समय तो भीड़ ही नहीं थी, हम अकेले गए, लगवा लिया। अब भीड़ इकट्ठी हुई है, तो भीड़ है तो उसमें कभी किसी को कोविड हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके मतलब आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और स्टीरॉइड्स, बड़े सारे लोग पूछते हैं डॉक्टर आपने स्टीरॉइड दे दिया। अरे भाई, ये बीमारी का एक पार्ट है जो इलाज का, वो स्टीरॉइड है, और वो डॉक्टर डिसाइड करेगा किस लेवल पे स्टीरॉइड है और कौन सा जीवन भर देने हैं। मे बी 3 हफ्ते, मे बी 4 हफ्ते, मे बी 5 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते। तो इसलिए आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि ये स्टीरॉइड जरूरी हैं, जिस स्टेज पे जरूरी हैं मैं समझता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉइड जो है वो बहुत फायदेमंद रहता है पेशेंट्स के लिए, और वो ज्यादा समय उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, 1.5 से 2 हफ्ते में ही पेशेंट अच्छे से रिकवर कर जाता है। और मैं कभी भी मना नहीं करता, आपने काढ़े पीने हैं, होम रेमेडीज लेनी है और अल्टरनेट मेडिसिन लेनी है, लीजिए, लेकिन साइंटिफिक वे को जरूर अपनाइए, वो साइंस को जरूर अपनाइए, उससे पीछे मत हटिए। आपने बाकी जो करना करते रहें,
लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि सांस का रास्ता साफ रखना है, अगर आपको बोल रहा हूँ कि व्यायाम करना है, शुद्ध वैष्णव खाना खाना है, पानी की मात्रा ठीक रखनी है, तो वो करना है। बाकी आप जो मर्जी करिए, ठीक है। और जो मेडिसिन अपने आप ले रहे हैं, कई लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और कई दवाइयां खा रहे हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज अपने आप दवाइयां ना लें, उसके साथ आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। और अंत में टेक होम मैसेज क्या है? क्या सबको टेक होम मैसेज लेके जाना है मेरे इस टॉक के बाद? वो ये है कि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस वाले रास्ते की बीमारी है, जिसको हम बड़े आसानी से अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। वो कैसे? कि हम इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे ये सोचें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें क्राउडेड प्लेसेस पे अवॉइड करना है अभी कुछ समय के लिए, हमें मल्टी लेयर्ड मास्क पहनने बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मास्क से काम नहीं चलेगा। मल्टी लेयर्ड, 2 लेयर 3 लेयर मास्क पहनने बहुत जरूरी है, और वो मास्क अच्छी तरह से नोज और फेस को, वो माउथ को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और मास्क नीचे उतरी जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। फिर वैक्सीनेशन इसकी की है, वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारे केसेस में तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है, सिंपल खांसी की दवाई और स्टीम इनहेलेशन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, यही चाहिए होता है। गुड हाइड्रेशन चाहिए होती है, अच्छे से पानी पीजिए खूब सारा, और एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो आपको, अपने आप को भी ठीक करती है और दूसरे हेल्थ स्टाफ को भी आपको ठीक करने के लिए बहुत हिम्मत देती है। एंड इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पैंडेमिक, ये महामारी है तो खतरनाक, लेकिन पैनिक मत कीजिए। इससे पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी महामारियाँ आई और वो फेज़ निकल गए। शायद अभी थोड़ी साइंस भी ज़्यादा एडवांस है, और साइंस के एडवांस होने के नुकसान भी होते हैं कि लोगों की ट्रैवलिंग हो रही है, इधर-उधर जा रहे हैं लोग, तो उससे एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा फैल रही है। तो मेरी ये आशा है, और मैं सभी के लिए ये शुभकामना करता हूँ कि इससे ये बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, और इससे सब लोग अच्छे से ठीक हो जाएं, और फिर से हम एक अच्छे साफ-सुथरे वातावरण में इस धरती पे रहें। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, पहले लेने चाहिए, ड्यूरिंग द इलनेस लेने चाहिए, पोस्ट इलनेस लेने चाहिए, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ही सारगर्भित जो आज अपना प्रेजेंटेशन दिया है, वह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत रहा, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब। कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हमारे मेंबर्स के, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है मिस्टर सुधीर बंसल शामली से। आपका कहना है कि आपकी वाइफ जो है वो पॉजिटिव थी और उनका सीटी स्कैन 14 था, एज 62 है, वैसे अब ठीक है, लेकिन लंग्स जो है वो वीक हो गए हैं। तो जब वो चेस्ट के बल लेटती हैं तब तो उनका ऑक्सीजन लेवल 95 to 97 हो जाता है, लेकिन जब भी वो खड़े होकर चलती हैं तो वो 90 to 91 आ जाता है, लेकिन सांस नॉर्मल है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सजेशन आपका होगा इस केस में? मेरा सजेशन इसमें ये होगा कि सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कब ठीक होके घर आए, या कब इनको बीमारी हुई और इसको कितना समय हो गया है, क्योंकि ये देखा गया है, एक बड़ी ही अचंभे की बात है। जो सर सुधीर जी हैं, अगर आप कहें तो मैं सुधीर जी से पूछ लूं? यस प्लीज। सुधीर जी, आप अपना प्रश्न खुद रख लीजिएगा प्लीज, जो डॉक्टर साहब प्रश्न कर रहे हैं उनके जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज को 14 तारीख से प्रॉब्लम हुई थी, 14 अप्रैल से जी। उसके बाद वो 23 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज हुई जी। और 4 मई को वो ठीक होके वापस घर पे आ गई हैं। जी।
जैसा आप पूछ रहे थे कि वो कब हॉस्पिटलाइज हुई और कब वापस आई हैं। हाँ, तो क्या देखिए ना, जी, हाँ, मैं वही बात है कि अब वो मैंने आपको बताया था कि 10वें दिन से लेके 12-14 दिन तक का जो समय होता है वो थोड़ा खराब होता है। तो जी, जी, आपके वाइफ 14th ऑफ अप्रैल को बीमार हुए, तो जी, जिस दिन पहला सिम्पटम आता है उससे 4 दिन पहले संक्रमित हुआ होता है पेशेंट। तो अच्छा मेरे जी, हिसाब से 10-11 तारीख को वो संक्रमित हुए, और जब उनकी पीक आई बीमारी की वो 22-23 तारीख के पास आई। तो उस 22-23 तारीख के आसपास देखिए कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो उसके बाद वो ठीक होके घर आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने देखी है इस बीमारी में, जितने ज्यादा फेफड़े खराब होते हैं, जितनी जल्दी खराब होते हैं, उतने ही जल्दी और उसकी रिकवरी भी होती है। लेकिन उसको धीरे धीरे थोड़ा समय दीजिए, प्राणायाम करवाइए उनको, उनको बोलिए कि रेस्पिरेटरी हाइजीन अपनी ठीक रखें, और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ वो जरूर लें। और अगर जैसे विटामिन डी है, बेबी एस्प्रिन है, और जी। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, और कुछ ताकत की दवाइयाँ हैं, और डाइट बिल्कुल अच्छी रखें। और आई थिंक वो धीरे धीरे उनको ये बात की रिकवरी आपको 1-1.5 महीने में आ जाएगी, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, उनकी डॉक्टर के एडवाइस से ट्रीटमेंट चल रहा है जी, और अभी कल तक उनको 32 mg स्टेरॉइड दी जा रही थी। हाँ, आज से डॉक्टर साहब के एडवाइस पे वो स्टेरॉइड 16 mg उनकी हाँ, की गई वो है। वो हाफ डोज पे रिड्यूस करते चले जाएंगे, डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन होगी, इसीलिए जी, जी। उन्होंने रिड्यूस किए हैं। तो मुझे लगता है कि और आप महीने भर में बहुत अंतर देखेंगे। तो क्या मैं इसके माइंड में पिक्चर बना रहा हूँ कि वो कैसा, उनका 14 वाला कैसा लग रहा होगा सीटी स्कैन, तो वो महीने भर के अंदर काफी उनको फर्क नजर आएगा। तो क्या इसके अलावा हम उनको कोई केयर हमें उनकी रखनी है? आपको उनको रेस्पिरेटरी हाइजीन बहुत स्ट्रांग रखनी है, फेफड़े अभी कमजोर हैं, बाहर के लोग जी, आगे बिल्कुल ना मिलें, उनको बिल्कुल साफ सुथरी शुद्ध आबो हवा होनी चाहिए उनके लिए, बंद कमरे जी, नहीं होने चाहिए, और अगर आपके घर में कोई एनिमल डॉग है रखा हुआ तो जी। बाहर आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर ठीक है, साहब, कोई डॉग नहीं है और हम रात को अगर एसी भी चलाते हैं तो विंडोज ओपन रखते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, फ्रेश एयर बहुत और ज्यादा जरूरी है, और और प्राणायाम रात जरूर करें। अच्छा जी, हाँ, अनुलोम विलोम करती हैं वो प्राणायाम में? और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे लंबा सांस बैठ के लंबा सांस खींचिए, 5 सेकंड के लिए रोकिए, फिर छोड़िए। ठीक ठीक है, डीप ब्रीदिंग 10 बार सुबह कर लिया, 10 बार दोपहर, 10 बार रात, ऐसे ऐसे ठीक है। कीजिए। और ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल अच्छा रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब लगातार हम लोग। बस, और जैसे 5 मिनट के लिए लेटती हैं तो उनका 95 टू 97 ऑक्सीजन लेवल आ जाता है। हम्म, और जब कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत वो चल लेती हैं तो तब 90-91 आता है, लेकिन उनको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, सर वो वैसे ठीक है। 90 तक आ भी जाए तो उसमें पता भी नहीं चलता है पेशेंट को, लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे आप देखिएगा हर हफ्ते इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। ये जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि चलने पे 91 92, ये जी, आने जी। वाले 2 हफ्ते में ये चलने पे 94 93 हो जाएगा। ये धीरे रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जी, डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि ये कोविड का जो वायरस है ये ओपन एयर में भी ये फैल चुका है, तो क्या यदि हम घर से बाहर अकेले में वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी मास्क लगाना जरूरी है जब हमारे आसपास नहीं नहीं कोई व्यक्ति नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जरूरी है सर, उसमें नहीं जरूरी। ओपन मतलब ओपन एयर में, मतलब मेरे को समझ नहीं आई आपने किस किस बारे में बात किया, कैसे? तो आप बता रहे थे ना कि वायरस से पहले तो जैसे कहते थे कि भाई किसी के जो ड्रॉपलेट से जो फैलता था, अब ये कह रहे हैं कि मतलब नहीं एयर नहीं में जो नहीं नहीं, पहले भी ऐसे ही फैलता था। ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आपको शायद आप जो देखने पे ज्यादा अच्छे से पता चलेगी। मुझे पूरे 1.5 साल हो गया, मैंने 30 मार्च को शायद पहला केस देखा होगा पिछले साल। ठीक है, तो मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो गया डेली मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, और मैंने अपना मेरे हॉस्पिटल का जो ड्राइववे है, मैंने वो करीबन लंबा 70-80 फुट का ड्राइववे है, वहां पे हमने 5-5, 6-6 फुट पे कुछ चेयर्स लगा रखी हैं दोनों तरफ, और वो 12 फुट चौड़ा और 70-80 फुट लंबा है। और उसमें हमने बीच बीच में बड़े बड़े पेडेस्टर फराटेदार फैन लगा रखे हैं, और पीछे 2 कूलर लगा रखे हैं बहुत बड़े। ठीक है, और मेरे सारे पेशेंट्स वहीं बैठते हैं, और उनमें से कई कोविड पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन वहां पे इतनी तेज हवा होती है, मैंने सर्दियों में मैं उसी सिचुएशन में काम किया है वहां पे, और इतनी तेज हवा होती है
कि वो मतलब आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज हवा है। और उसके पीछे से एक एंट्री है, मेरा एक रूम है बड़ा सारा, उसमें 500 स्क्वायर फीट का रूम है। उस रूम में पीछे की तरफ 3 फैन है बड़े बड़े, जिसमें बहुत तेज हवा है। मैं माइक लगा के अपने पेशेंट्स देखता हूँ, माइक और स्पीकर, क्योंकि इतनी आवाज ज्यादा होती है कि हमारे को सुनाई नहीं पड़ता है ऐसे अदरवाइज। मैंने एक बात सीखी कि मैं शील्ड लगाऊं, बहुत सारे डॉक्टर शील्ड लगाते हैं, शील्ड लगाऊं कि मैं पेशेंट देखूं ही ना, कि मैं टेलीमेडिसिन करूं, कि मैं क्या करूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिए इस बात को, कि मैं किस तरह से इन चीजों को हैंडल करूं। तो मुझे लगा कि बेस्ट वे है अमाउंट एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर खत्म कर दूं। ये बात मैं आप सब लोगों को भी एडवाइस करने लगा हूं, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुनिए इस बात को। अमाउंट एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर, अमाउंट एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर कैसे होगा? अमाउंट तो हम मुंह पे अपने और अपने पेशेंट पे डबल मास्क, हम एंट्री ही नहीं है डबल मास्क के बिना मेरे क्लिनिक में, तो अंदर आना नहीं, बाहर ही रहता है पेशेंट और डबल मास्क डाल के बैठा है। अमाउंट हो गया कम, अगर कोई संक्रमित आ भी गया तो वो कफ आउट कर ही नहीं सकता, उसके मुंह से वायरस कितना निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो वो कम निकलेगा, तो वो अमाउंट कम हो गई। और टाइम ऑफ एक्सपोजर कैसे कम किया जा सकता है? टाइम ऑफ एक्सपोजर, इतनी तेज हवा चला दी कि वो वायरस ही उड़ गया, ठीक है। तो इतनी तेज हवा है, तो अगर कोई और बंदा सांस भी ले रहा है, कोई और साथ में खड़ा साथ में, और उसके मुंह पे भी मास्क है, तो कितनी मात्रा उसके अंदर चली जाएगी? जाएगी नहीं। आप देखिए कितना अच्छी चीज है। और जापानीज स्टडी मैंने कुछ एक दो पढ़ी थी, उनमें मैंने देखा कि वो लोग इसी को शायद फॉलो कर रहे हैं। ये 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है। मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा, जैसे आप लोग बैठे हैं अभी, ये मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, पीछे की तरफ अपने एक फैन लगा लीजिए बड़ा तेज, अगला दरवाजा खोल दीजिए, एसी पे काम मत कीजिए, ठीक है, एयर कंडीशनिंग मत चलाइए, और कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोग ना आए। तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपने काम वाली जगह पे हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो चलाइए, एक तरफ से हवा चले और दूसरी तरफ को बाहर को निकल जाए। आपके वर्कर्स काम भी कर सकते हैं, एक दूसरे से संक्रमित भी नहीं होंगे, और हवा से वो वायरस जो मात्रा उसकी कम हो जाएगी, हवा में वो डाइल्यूट हो जाएगा और हवा में बाहर उड़ जाएगा। एग्जॉस्ट चलाइए, पंखे तेज चला दीजिए। तो आप जो बात कर रहे हैं कि बाहर जाने से आप अकेले सैर कर रहे हैं, उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये हवा में ऐसे घूम नहीं रहा है, ये सिर्फ अगर कोई संक्रमित मनुष्य है, कोई इंसान जिसको पेशेंट को हो गया है, आप उसके अगर 1 मीटर के फासले के भीतर आएंगे और अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा, उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, तब हो सकता है। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो सर मैं तो सबसे पहले पकड़ा जाता, जो सुबह से शाम तक एक ही काम करता है, ऐसे घिरा हूं मैं चारों तरफ से ऐसे, ठीक है ना। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया है। लोगों में काफी भ्रांति थी कि हाँ भी हम अकेले में घूम रहे तभी मास्क लगाया जाना जरूरी है। नहीं सर, इतनी तेज मैं आप लोगों को ये रिकमेंड, मेरे दिल की बात थी कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि ये मैं कैसे अपने आप को, अपना और अपने स्टाफ को बचाता हूं। और मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खड़े होकर पेशेंट देखता हूं, बैठता नहीं। मैं इसलिए नहीं बैठता क्योंकि अगर मैं बैठ गया पेशेंट सीधा चल के मेरे पास आ जाएगा। पेशेंट को बिठाता हूँ सामने 10 फुट पे, एक माइक लगा रखा है अपने, और पीछे मेरे तीनों तरफ ऐसे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, और मैं बीच में खड़ा हूं और हवा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है तेज, और मेरी शील्ड डाल रखी है, और 2 मास्क बड़े बड़े 6 लेयर के मास्क हैं, मैंने वो डाल रखे हैं। और देखिए अब मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो अगर मेरे में अगर कोई मेरे को किसी चीज के बारे में ज्ञान है, तो अगर मैं नहीं हेल्प करूंगा तो कौन करेगा फिर। तो इसलिए मुझे लगा कि लेट मी फाइट इट आउट। तो आज हम यहाँ पे हैं और कितने ही लोग इससे बेनिफिट हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि आपका वर्क प्लेस कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं भी हैं तो वहां पे एयर फ्लो अच्छा रखिए, स्टैग्नेंट एयर फ्लो में मत रहिए, स्टैग्नेंट एयर फ्लो में आप फंस जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, आप फंस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मेघलानी जी। डॉक्टर साहब, जो मेघलानी जी पूछ रहे थे शायद वही प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा था। सपोज हम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर रहे हैं जी, हम पार्क पे हैं या रोड में हैं जी, लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब कोई आसपास है ही नहीं जी, सिर्फ 25-50 मीटर तक दूर तक कोई भी नहीं है,
जी तो उस केस में जो मेघलानी जी शायद पूछना चाह रहे थे, जो आजकल कहा जा रहा है कि ये एयर बॉन्ड हो रहा है अब इस समय, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं, एयर में भी है, नहीं तो क्या उस समय मास्क लगाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये एयर में नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरे पास आया हुआ है। आपका कहना है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है और उसका ऑक्सीजन लेवल 88 से 82 के बीच में है और हॉस्पिटल में अगर बेड नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उस समय उसको स्टेरॉइड दी जा सकती है? उसको उससे पहले स्टीरॉयड देना चाहिए, उसको 82 तक वेट नहीं करना है जी। उसको स्टीरॉयड देने का टाइम जो है, पहली बात तो खुद मत शुरू कीजिए, दूसरा है उसको स्टीरॉयड देने का टाइम जो है वो है जब सैचुरेशन फॉल कर रही है। जी। सैचुरेशन का 96 से 92 या 90 तक आना इंडिकेशन है स्टीरॉयड चालू करने का। अगर आप सही टाइम पे शुरू कर देंगे वो 88 तक शायद नहीं आएगा, वो 82 तक नहीं आएगा। यही एक गलती है, जो स्टेप अगर आप 2 दिन बाद करेंगे उसका क्या फायदा, वो स्टेप तो आपको पहले ही लेना है। तो ये है। थैंक यू। एक तो साथियों जिनको क्वेश्चन पूछने हो वो हैंड रेज कर लें, दूसरे अपने वीडियोस ऑन कर लें जिससे मुझे पता चल जाए कि वो इस समय मीटिंग में हैं। एक ये हमारे सहारनपुर से हैं, नाम इनका नहीं आ रहा है, मंजीत सिंह अरोड़ा। हाँ अरोड़ा जी हैं। हाँ संजीव जी आइए। सर नमस्कार। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, जो आपने शुरू में ही कहा है डॉक्टर साहब कि गले में कोई गांठ सी महसूस होती है, जी। वो पहला सिम्टम है, तो क्या उस दिन से हमें अलर्ट होकर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो उस बिल्कुल टाइम क्या लेना चाहिए? ये चीज बड़ी जनरलाइज नहीं कह सकता, लेकिन उससे क्या होगा, मेरी बात को पकड़ के सब लोग वही शुरू कर देंगे, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी को सपोज ऐसा लगे कि मेरे को यहाँ पे कुछ फंसा हुआ लग रहा है, तो उस कंडीशन में मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि आप कम से कम ज्यादा आपको ये हो जाएगा कि मैं किसी और को तो नहीं स्प्रेड कर रहा, मैं आइसोलेट कर लूं अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सिंपली पेन के लिए या थोड़ी सी एलर्जी के लिए आप कोई कॉफ सिरप या कोई एंटी एलर्जी और साथ में पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं सिम्टम, फिर इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए। सर एक्चुअली यहाँ पे जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो विद इन वीक आ रही है, इसलिए मैंने बात को ये मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि वीक कैसे हमारे यहाँ पे थोड़ी जल्दी आ जाती है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वीक क्यों आ रही है। तो फिर आपको अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, सपोज आज आपको यहाँ पे कुछ फंसा हुआ लग रहा है, कल आपको यहाँ पे फीलिंग हो रही है, तो इसका मतलब मैं तो 90% केसेस को ऐसे ही डायग्नोज कर लेता हूँ, क्योंकि इतने केसेस देखता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है। फिर अगर आप फैमिली हिस्ट्री लो तो एक आधे को और सिम्टम हो रहे होते हैं परिवार में, तो पता चल जाता है कि ये वही इसलिए पूछा है कि ये जनरल प्रॉब्लम है। तो मैं है, लेकिन पता क्या, आप देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए इसके बारे में खुल के नहीं बोल रहा। अब अजिथ्रोमाइसिन का मिसयूज हो रहा है इस देश में। अजिथ्रोमाइसिन के इतने टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं और उसकी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप ने उसकी ऐसी तैसी कर दी अजिथ्रोमाइसिन की, आइवरमेक्टिन WHO ने मना कर दिया है एक तरह से, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज मैं बोलूंगा उसको गलत दिशा में जाएगा कि हाँ ये वाली दवाई खा लो, मैं यही कह सकता हूँ कि सिंपल कोई कॉफ सिरप, सिंपल पैरासीटामोल या एंटी एलर्जी, इससे अलावा मैं और कोई चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर अगर आपको सिम्टम बढ़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन अगर एंटीबायोटिक्स खा लेंगे, कोई और चीजें खा लेंगे, तो वो आपको गलत दिशा की तरफ लेके जाएगा, वो कभी सही नहीं लेके जाए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये शामली से अजय बाबू हैं, डॉक्टर अजय बाबू। जी, सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं IAEA के सभी पदाधिकारियों का अपनी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने अवसर दिया। हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रोहित कुमार सिंगला जी, सर आपसे मैं बहुत प्रभावित इसलिए हूं कि आपने इतनी सरल भाषा में हमें समझाया है और जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे थे वो मुझे सब समझ आ रहे थे। नहीं, जनरली हम लोग ऐसे सेमिनार में रहते हैं तो इतने टेक्निकल मेडिकल टर्म्स होते हैं कि हमें समझना मुश्किल होता है। सर मेरा एक थोड़ा सा डाउट ये है कि 6 अप्रैल को मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, कोविशील्ड मुझे लगा था। जी। उसके बाद 11 अप्रैल को सर मैं कोविड पॉजिटिव हो गया
उसके बाद 28 अप्रैल को फिर मैं नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आ गई थी। जी। अब मैं सर अपने आप को पूरे तरीके से बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बस मन में शंका ये है कि अब मैं सेकंड डोज सर कब लगवाऊँ? आप कब नेगेटिव हुए थे? मैं सर 6 तारीख को वैक्सीनेशन कराया था, 28 11 अप्रैल को। को नेगेटिव हो गए ना? जी, जी डॉक्टर साहब। तो 28 अप्रैल के 1.5 महीने में। 28 अप्रैल के बाद 1.5 महीना, जी। यानी 45 दिन। हुँ। जी। 45। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा-सा मेरा डाउट और है, जैसा अभी अखबारों में देख रहा था कि एक नई वैक्सीन आ रही है स्पुतनिक, उसका जी। केवल एक ही सिंगल डोज़ प्रभावी होगा? क्या सर ये ठीक है? देखिए, मैं अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन जी, देखिए, ये सारे के सारे ना अभी नए जन्मे बच्चे हैं। जी, इनमें से कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, ये भी नहीं पता। जी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा, मैं तो यही गाइड कर रहा हूँ कि कोविशील्ड 15 करोड़ लोगों को लग चुका। जी, ठीक है? तो 15 करोड़ लोगों को अगर वो लग चुका है, तो इसका भाव ये है कि वो उसके ऊपर और स्टडी क्या चाहिए हमारे को। ठीक है? जब उसकी इफेक्टिवनेस 80% पता चली गई पहली डोज़ के बाद और 95% सेकंड डोज़ के बाद। मैं अभी इस सेशन के शुरू में सुन रहा था कि कोई डॉक्टर साहब थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और वो कोई बहुत फेमस डॉक्टर थे, वहाँ बात कर रहे थे, तो वो दोनों वैक्सीन लगे हुए थे और उनको फिर भी कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये इसकी तह तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और मुश्किल भी इस घड़ी के अंदर, कि ऐसा कुछ लोगों के साथ क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन अभी तो ये बीमारी ही इतनी नई है और अभी ये वैक्सीन सारे नए हैं, तो इन सब के बारे में कोई कोई ठोस कमेंट देना मुझे लग रहा है कि अच्छी बात नहीं होगी। स्पुतनिक आ गया है और जैसे-जैसे थोड़ा समय बीतेगा, तो पता चलेगा कि ये सिंगल डोज़ इफ़ेक्टिव है कि डबल डोज़ देनी पड़ेगी। जैसे कि मेरा विचार है कि अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन शायद तीसरी डोज़ इनकी देनी पड़ेगी, मेरा विचार है। अभी उसकी रिकमेंडेशन कहीं नहीं है, लेकिन मैं जो अपने पेशेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को, तो मुझे लग रहा है कि शायद तीसरी डोज़ ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो जी, स्पुतनिक के बारे में मैं, जो पुरानी स्टडीज़ हैं, उस पुरानी हैं भी कितनी पुरानी, 2 महीने, 4 महीने पुरानी, उसमें कोई क्या कमेंट करे? वो तो हर दूसरे दिन बदलेगी सर, हर जी, दूसरे दिन, ठीक है? बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, एक एक छोटा-सा डाउट और मेरे मन में है कि मैं और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे, हम दोनों ने एक साथ वैक्सीनेशन करवाया था। उसके बाद जी। सेम टाइप के सिम्पटम्स हम दोनों को आए थे और मैंने हुँ। अपनी केयर ठीक से कर ली, तो मैं आज स्वस्थ हूँ, लेकिन ईश्वर की ऐसी बुरी दृष्टि रही कि प्रिंसिपल सर उस दौरान नहीं रह पाए, अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो कहीं कहीं न कहीं मन में ये डाउट आता है कि कोविशील्ड लगवाने के बाद सिम्पटम्स हमें लोग को आए, या तो हम लोग एक्सपोज़र में चले गए, कहीं हमें इन्फेक्शन मिल गया। यही गलती है सर कि जी, अब आपको मैं बताता हूँ आपको किस डेट को एक्सपोज़र हुआ। आप मुझे ये बताइए, आपने 6 अप्रैल को वैक्सीन लगवाया था? जी बिल्कुल। आपको पहला सिम्पटम किस डेट को आया? सर 7 तारीख को दर्द हुआ शरीर में और 7 तारीख से ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 8 को बहुत टेम्परेचर बढ़ गया। जी सर। मतलब आप ये लगाइए कि अब वो टेम्परेचर कोविशील्ड की वज़ह से भी हो सकता है और वो टेम्परेचर बीमारी की वज़ह से भी हो सकता है। चलो हम जी, ये सोचते हैं, हम पहले ये सोचें कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया। हमने 6, 7 और 8 तारीख को आपको बुखार आया। आप अपनी याददाश्त को पीछे लेके जाइए, पहली तारीख से लेके 5 तारीख के भीतर आपने कोई ऐसा ऐसा जगह पे गए थे या ऐसी जगह पे बैठे थे, जहाँ पे आपने मास्क उतारा था और आप काफ़ी देर बैठे रहे होंगे? ऐसा था कुछ? ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस में थे हम लोग और हम दोनों ही इलेक्शंस में ऑफिसर्स की ड्यूटी थी हमारी, तो तो सर हमारा एक्सपोज़र तो था मीटिंग्स सर में। आपको पहली और 5 तारीख के भीतर एक्सपोज़र हुआ है जी, और उसके बाद आपको 7-8 को आपने उस दौरान ही अपना वैक्सीन लगवा लिया जी, और आपको उसके बाद सिम्पटम्स आए और ये सारा कुछ सर वैसे ही हुआ। ठीक है जी, ना? आप अगर उसको गिनती, अगर उसको फिर बाद में सोचें, तो आप या आपके हम आपके जो मित्र प्रिंसिपल सर जो हैं, वो 12, 13, 12-10 तारीख से लेके 14 तारीख तक सबसे ज़्यादा बीमार हुए होंगे। पक्की बात है। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर।
हाँ, तो उसके भीतर आप बीमार होंगे। तो इसका मतलब मेरा सोचना बिल्कुल ठीक है, आप पहली 2 तारीख के आसपास, 3 तारीख के आसपास इन्फेक्ट हो। सो दिस इज हाउ एक्सपीरियंस वर्क्स, कि आपको मैं तो कई बार एग्जैक्ट डेट निकाल देता हूँ, इस दिन आपको ये हुआ था, क्योंकि मेरे को कोई वो थोड़े है, मैं तो सारा दिन मरीज देखता हूँ, तो उनसे ही कैलकुलेशन लगाता हूँ कि आपको क्या हुआ होगा कभी। जी जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं, क्योंकि मैं मौके का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर कर पाऊँ अपने। एक छोटा सा प्रश्न और है, जो डीआरडीओ ने अभी नई दवा डिक्लेयर की है 2DG, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बाद ऑक्सीजन की थोड़ी सी जो प्राइसेस है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो सर ये बिल्कुल ठीक बात है सर? इस दवाई को मार्केट में तो ऐसे ही लेके आया जा रहा है, लेकिन एक बात बता दें कि ये भी ट्रायल बेसिस पे है, इसके ट्रायल भी पूरे फिनिश नहीं हुए, जैसे कोवैक्सीन के नहीं हुए थे, ठीक है जी। तो ये मेडिसिन जो है अभी पूरी तरह से इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और जितने भी पेशेंट्स को लगेगी वो एक ट्रायल ही रह रहा होगा। जी। तो इसके बारे में कोई भी कहा तो ये जा रहा है कि ऑक्सीजन की, क्योंकि शायद वो सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजनेशन को फर्क इफेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन को इफेक्ट करता है, तो वो चीज जो है अभी उसके बारे में बहुत निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो ये ट्रायल बेसिस पे ही मार्केट में आएगी, ये कोई निश्चित ट्रीटमेंट नहीं आएगा। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आईआईई का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया जुड़ने का और अपने डाउट्स क्लियर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अजय बाबू। संदीप कपूर जी हैं सहारनपुर से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सहारनपुर से संदीप कपूर। डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी ना दो तीन क्वेश्चंस थे। एक तो हम स्टीरॉइड जैसे क्या अपने आप से भी शुरू कर सकते हैं? जैसे जनरली आपने कहा कि 4 दिन, 3 दिन, 6 दिन के बाद अगर मान लिया अर्ली जितनी स्टेरॉइड यूज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक ही फैमिली के 2 लोग आए, तो ठीक वो 12/25 का था सीटी स्कैन पे, ठीक है, एक को स्टीरॉइड दिया, एक को नहीं दिया। अब ये बात आप कैसे डिसाइड करें? ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि जो जिसको नहीं दिया उसकी जो लाइफ थी डिजीज की वो आगे निकल चुका था, ठीक है, और जो जिसको दिया डिफेक्ट दोनों का सेम है, उसकी जब हिस्ट्री ली तो मुझे लगा कि वो अभी 9वें-10वें दिन में चल रहा है, तो अगर इसको स्टीरॉइड दूंगा इसकी लाइफ बच जाएगी, जो दूसरा जिसको नहीं दिया तो उसको देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जितना झेलना था झेल चुका। सो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद भी कई बार खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इस लेवल पे दूं कि रुक जाऊं, पहले तो नहीं है बाद में तो नहीं है, मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, एंड इट नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू स्टार्ट अ सर्टेन मेडिसिन। एक डॉक्टर साहब, ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या चीज है जो हमारे वैक्सीनेशन के बाद या इसके क्या नाम, इस वायरल इन्फेक्शन के बाद जो हमारे जो बीमारी को एक्सग्रेट कर रही है? हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है साहब, ये पता क्या है, ये है कि आप इमेजिनेशन, एक वर्चुअल इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर यहाँ पे ये वायरस है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि वायरस जो है वो हमारा दुश्मन है, और ये हमारा जो है बॉडी के अंदर बैठे हुए पुलिसमैन है, ठीक। वायरस बॉडी के अंदर, ये बॉडी है, वायरस बॉडी के अंदर आया, और जो पुलिसमैन है बॉडी के, व्हाइट ब्लड सेल्स और चीजें जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, उनको पता चल गया कि ये कुछ बाहर से फॉरेन बॉडी अंदर आ रही है, ठीक। तो वो फॉरेन बॉडी के खिलाफ उन्होंने अपनी गन्स उठा ली, अपना सब कुछ उठा लिया। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी उस वायरस को मारने के लिए कुछ केमिकल्स भेजे, कुछ केमिकल वॉरफेयर हो गया। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूँ, वो जो केमिकल वॉरफेयर हुआ वो उसने वायरस को तो मार के भगाया शायद, या उसको कम कर दिया, लेकिन उस केमिकल वॉरफेयर ने वो जहां पे वायरस सबसे ज्यादा बैठा था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स के अंदर, वहां पे भी उसको रण क्षेत्र बना दिया, वो मैदान को भी तबाह कर दिया, ज्यादा डैमेज कर दिया। तो ये जो डैमेज होता है ये वायरस से नहीं होता है, ये डैमेज जो होता है हमारी बॉडी के केमिकल्स से होता है।
तभी आप देखिए मैं बार बार रेस्पिरेटरी हाइजीन का नाम लेता हूँ, सांस वाले रास्ते को साफ रखो। उससे क्या होगा, वायरस धुल जाएगा, तो धुल जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि बॉडी को कम केमिकल भेजना पड़ेगा, तो बॉडी को डैमेज कम होगा। सर इट्स अ वेरी थॉट है, हाइपोथेटिकल, लेकिन मैं इसी बेसिस पे अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ फाइनली। एक डॉक्टर साहब, पिछले महीने की 10 तारीख को मेरे घर में मेरी बिटिया जो कि दिल्ली से आई थी, उसको स्मेल एंड लॉस टेस्ट का लॉस हुआ। हमने उसको आइसोलेट किया और जो हल्की दवाई जैसे पैरासीटामोल, एक दिन के लिए बुखार आया, उसको 10-12 दिन के बाद हम लोग जो है, वी आर जॉइंट फैमिली और एक ही किचन है हमारे घर में, लगभग 12 लोग रहते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं हम कि भाई कुछ दिनों के अंदर लगभग सबको, किसी को सिर दर्द हुआ या ऐसे कोई बहुत बारीक सिम्टम्स, अभी उसके बाद कोई सिम्टम नहीं है। तो क्या हम लोग सब जो है कोविड पॉजिटिव हो चुके थे क्या? किस दिन को हुआ ये? पिछले महीने की 10 तारीख अप्रैल की। अप्रैल। हाँ, तो हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैसे हम इस चीज को हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं अब इस लेवल पे? हाँ जी, आप एंटीबॉडीज चेक करवा सकते हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है। उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम लोग सब जो है दोनों डोज हमारा वैक्सीनेट हो चुका है। हाँ, तो फिर इसलिए अब आप उसको भूल जाइए, वो चैप्टर क्लोज है। अच्छा। तो आप उसको नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बीमारी की वजह से आई थी कि वैक्सीन की वजह से, आपको जानना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया। थैंक यू जी। थैंक यू संदीप जी। AK अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। AK अग्रवाल जी भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी हमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, मेरा परसों की डेट है वैक्सीनेशन के लिए, और मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो हमको कोई प्रिकॉशन या कोई चीज लगाने से पहले कोई चीज ऐसी डॉक्टर साहब? हाँ सर, मैं वैसे ना जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि एक रात पहले पैरासीटामोल और एक एंटी एलर्जी जरूर खा लीजिए। एंटी एलर्जी में कौन सी ले लूं डॉक्टर साहब? सेट्रिजिन ले लें, सिंपल कोई भी, फेक्सोफेनाडिन, कोई भी ले लें, सिंपल एंटी एलर्जी कोई भी। अच्छा, वो एक दिन पहले ले लें? हाँ, एक रात पहले, और पैरासीटामोल पैरासीटामोल ले लें बस। अच्छा, और एक मिसेस को भी लगवानी है डॉक्टर साहब, इनको चूंकि ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है, और प्लस इनको एक बार अटैक भी आ चुका है, तो इनके लिए क्या करूं डॉक्टर साहब? अभी इनका हमने स्लॉट नहीं लिया है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन से कुछ नहीं होता, मेरा यकीन मानिए कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता। मेरे कितने ही पेशेंट्स हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट्स भी हैं। आप देखिए, मैं इस रीजन में HIV देखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं HIV, मतलब एड्स के पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा देखता हूँ, पूरे शायद 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा मैं ही देखता हूँ शायद। तो वो HIV जो है उसमें भी मैं वैक्सीनेशन रिकमेंड कर रहा हूँ एक सर्टेन लेवल। तो आप देखिए और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं, जैसे कोई ब्लड थिनर वगैरह की दवा खा रही हो तो उसको क्या रोकना पड़ता है? कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो पता नहीं कहाँ से आई बात, मुझे समझ नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, जैसे ऑक्सीमीटर से हम लोग देखते हैं अपना ऑक्सीजन लेवल, उसको कितनी देर उंगली पे रखे, मतलब कि भाई जैसे हाँ अब ये ठीक है, क्योंकि वो अप डाउन तो होता ही रहता है जितनी देर? 15 सेकंड। अच्छा, 15 सेकंड। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपका डॉक्टर साहब आज का सेशन बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आपका, मतलब आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाई ये चीजों को, आज वाकई में बड़ा, मतलब एक जो कुछ डाउट्स थे बड़े अच्छे क्लियर हुए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे इसमें सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब आप मेरी बातों को माने, और उससे क्या होगा, डेफिनेटली डॉक्टर साहब, शायद वो जैसे मैंने एयर फ्लो बताया, सारा कुछ बताया, अगर वो मानेंगे तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे बीमारी से। जी, छोटी सी टेक्निक है, देखिए। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कमरों में भी सब वेंटिलेशन खोल रखे हैं, एसी भी चलता है 24-25 में, तो वेंटिलेशन खुले हुए हैं सब जो है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू अग्रवाल साहब। साथियों, बहुत समय हो चुका है, लगभग 1.5 घंटा। 2 प्रश्न मैं और ले रहा हूँ, हर्षद तानाजी के और JP कौशिक जी के। इसके बाद हम लोग मीटिंग को अंत की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बुला रहा हूँ मैं हर्षद ताना जी को, कि हर्षद ताना जी आके अपना प्रश्न रखें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है, किसी को अगर किसी तरह की विशेष तरह की एलर्जी है, स्पेशली जैसे पेनिसिलिन की है,
तो वैक्सीन लेने में कोई हर्जा है? नहीं, कोई हर्जा नहीं है। ये जरूर है कि ये वैक्सीन शायद एग बेस्ड रहते हैं, तो अच्छा। किसी को एग प्रोटीन से एलर्जी, हालांकि वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एलर्जी, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो आप एलर्जिक पर्सन के लिए दिक्कत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने आपको ओके लिख दिया, मैं अभी पूछ लूँगा। हाँ हाँ मैंने पूछ लिया। हाँ अच्छा, जेपी कौशिक जी, सर अपने को अनम्यूट कीजिए कौशिक जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं जेपी कौशिक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। मुझे ना सर 21 तारीख को एक हाइपर एसिडिटी की वजह से ना वॉमिटिंग हुई और खट्टी जैसे होता है ना, जैसे पित्त वगैरह निकलता है उस तरीके। उसके बाद मेरा गला खराब हुआ, गला खराब होने के बाद मुझे खांसी हो गई। उसके अलावा कोई सिम्टम नहीं था। खांसी के बाद चेस्ट में काफी दर्द रहा और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने सिंपली मेरे को एजोमाइसिन और एक कफ सिरप लिखा। तो मुझे कोई ना तो बुखार था ना जुकाम और सर दर्द वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद बीच में ठीक हो गया, अभी भी मैं ठीक हूँ, लेकिन वीकनेस काफी रही मतलब एक हफ्ते पहले तक। अब तो वीकनेस भी काफी कम हो गई है। सेम वाइफ को हमने मतलब 30 तारीख को वैक्सीनेशन लगाई थी, दूसरी डोज 30 और 2 अप्रैल को पहली डोज लगी थी, दोनों को, मुझे वाइफ को। तो मुझे तो कोई उसका रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन वाइफ को थोड़ा बुखार वगैरह हल्का एक दिन आया। उसके बाद उनको हर्पीज हो गई तो उसके साथ दवाई दी। उसके बाद वो भी अब नॉर्मल है, लेकिन वीकनेस बहुत है। तो ये क्या सिम्टम मतलब कोविड के थे या नॉर्मल जैसे अपना वायरल होता है उस तरह का? इस समय कह पाना, अगर आप मुझे अकेला बताते कि मुझे अकेले को ऐसा हुआ, वॉमिटिंग हुई और उसके बाद गला खराब हुआ, तो मैं कहता कि शायद ये कोविड नहीं था, क्योंकि वो वॉमिटिंग में एसिड निकला, उससे आपका गला खराब हुआ होगा, मेरी ये सोच होती। लेकिन सिमिलरली 2 लोगों को एक घर में एक जैसे सिम्टम्स हुए तो हो सकता है ये कोविड रहा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन वाइफ को भी मुश्किल है। हाँ, कोई भी बुखार या सर दर्द या नोज, रनिंग नोज ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो सर ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर सारे सिम्टम्स आए, तो जरूरी, और हर एक के अंदर कोई सिम्टम आता है, कोई नहीं आता, क्योंकि सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए मुझे इस बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आपको कोविड था कि नहीं था। अरे तो अभी क्या टेस्ट कराने की जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी 21 तारीख को हुआ था और आज 18 तारीख है। नहीं सर, मोस्टली मैंने बोला 20 दिन तो बहुत लंबा समय होता है। मेरे पास 2-3 केस ही आए हैं, 4 केस जो 2-2, 3-3 महीने तक शायद पॉजिटिव रहे, उनमें रेजिडुअल इन्फेक्शन रही, लेकिन अदरवाइज कोई नहीं थे लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कौशिक जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक लास्ट, शामली से वो मैडम बैठी हुई हैं, उनको कुछ तकलीफ है। सुधीर बंसल जी आपके साथ शायद अपने अशोक बंसल जी की मिसेज हैं, तो एक बार आप बात कर जी। बेनीलवाल जी, हाँ जी, हाँ मेरी बिटिया को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बिटिया जरा डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करना चाह रही है। प्लीज करा दीजिएगा। Pulse rate was between 50 and 60. It never went above that. And there was obviously a lot of weakness. Now, ever since that, I've had 2 instances where I suddenly have this very low BP feeling, very sinking feeling where my head is swirling. I want to lay down. And when I lie down and I check my pulse, it is really down. So one time I checked, it was 36. And then it went up immediately after, 2, 3, 5 minutes. So I just want to know, is this normal after Corona, or have you taken azithromycin during that time? Yeah, I was on medication. I was taking my azithromycin. And it was the action of azithromycin mostly. That is why I was telling don't use it. Okay. So because the local doctors were prescribing azithromycin I strongly say do not take medicines like that and do not use azithromycin, please. Okay, because I was having a lot of diarrhea issue and they prescribed me Metrogyl
with rifaximin salt as well. I think that diarrhea was because of either COVID or because of azithromycin. Yeah. I don't know. You were taking cocktail of medicine. Yeah, I was indeed. So you should not. So now anyway that is done and dusted, but do I need to take any precaution or any action now, or now When can I was just... it? No, tell me first of all, when was it you had your first symptom? So my first diarrhea came on the 23rd of April. 23rd of April, the very first symptom was there. Yeah, and it started with diarrhea. I think stop taking everything. Don't take any medicine. Okay. And there is no test I need to get done now. I'm okay now, right? Wait for some time. Let your things improve. If you are not improving, Yeah. if your pulse rate is not improving, then I think go to a consultant in your town. Don't discuss with your local doctor. Okay. Thank you. I think that will be it. Yeah, and you can call me also later on if you wish to. No issues. But Sure. wait for a week. Wait for a week. My pulse is quite okay now. Every time I check it on the oximeter, it is in the mid range of 70s or 80s or 90s. That's what I'm saying. On different days. It was a side effect of medicines, and in future, do not use macrolide group. This will harm you. Okay, the macrolide group is the azithromycin. Erythromycin, roxithromycin, all those. Okay. Right. Fine. Thank you. Thank you everybody. डॉक्टर साहब आपका जी, बहुत... सुमनेश जी और पूछना चाह रहे हैं, सुमनेश अग्रवाल। अश्वनी जी? अच्छा, हैंड रेज है नहीं, सुमनेश जी पूछेगा प्लीज। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, दिस इज रिलेटिंग टू कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की जो बूस्टर डोज है दैट इज रिकमेंडेड आफ्टर 4 वीक्स। कोई बंदा अगर 3 हफ्ते बाद ही इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, फिर उसके बाद विल ही हैव टू टेक आफ्टर रिकरिंग एवरीथिंग इज ओके, फिर कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद तक हम डोज नहीं ले सकते, तो प्राइमरी डोज लेंगे या फिर बूस्टर डोज लेंगे? बाद में 4 डोज लेंगे 4 से 6 हफ्ते के बाद। बूस्टर 4 से आफ्टर क्यूरिंग, नेगेटिव होने के बाद, नेगेटिव होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद बूस्टर डोज लेंगे, ना कि प्राइमरी। अच्छा, एक इशू और था कि दैट इज रिलेटेड टू माय सन। उसका जो टेस्ट कराया था RT-CP दैट वाज नेगेटिव, फिर बाद में बुखार नहीं उतरा तो 2 दिन बाद CT करवाया था विच वाज 4/25। उसे आइसोलेट कर दिया था। देन वी डिड ऑल द ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट हो सकते थे सबका, एवरीथिंग वाज ओके। स्टिल 12 दिन बाद उसका बुखार उतरा था। वाज ही कोरोना केस और जस्ट अ फीवर? Everything was in order except CT 4/25. अब वो CT में किस तरह के लीजन्स थे मैं CT देख के ही बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, वो because either if you want to share, you can share me the picture or the video of the CT. I can reply that later on. Okay, I'll do that. Thank you very much. थैंक यू सुमनेश जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी तरह आपने हमारे साथियों की सभी शंकाओं का समाधान किया, बहुत सरल भाषा में, जिसको सभी ने अप्रिशिएट करा। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, उतना ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहा। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट पंकज जी को। पंकज जी। थैंक यू अश्वनी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस पे कोई शक नहीं कि जो भी बातें आपने हमें बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एंड वी हैव टू फॉलो। और सबसे अच्छी चीज ये बताई आपने, बहुत सिंपलेस्ट वे में, जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन आपने उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड करके सारी बातें बताई हैं। मेरे जितने भी हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी भी क्वेश्चन आंसर के रूप में, उन्होंने उस बात पर डिस्कशन भी हुआ। और जो डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोध में बताया, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर चीज को समझाया है। और ये सारी चीजें वो हैं जो कि हमें अपने जीवन में उतारनी है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि खान पीन में भी हमें बहुत सिंप्लिसिटी रखनी है, घरेलू खाना खाना है, और कोई भी ऐसी चीज अपने बिहेवियर में हमें रखनी है जो कि लोगों को जैसे पॉजिटिविटी
या हमारे जो आचरण है उसको हम शुद्ध रखें। सफाई का ध्यान बहुत रखना आवश्यक है और आसपास जहाँ हम रह रहे हैं उसको सैनिटाइज करके रहना, प्लस हमारे जो मास्क वगैरह है इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पूरा अनुपालन करना और ओपन एयर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा रहें। शुद्धता, वायु की शुद्धता और हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हम लोगों के इस बीमारी में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि इसमें जो बीमारियां हमें लग रही हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सी चीजें हम लोग जानते हैं लेकिन उसको जागरूक करना, उसके बारे में दोबारा से अवेयरनेस पैदा करना ये बहुत आवश्यक है। और आपने उन सभी चीजों को हमें दोबारा से ध्यान दिलाया कि हम जो चीज नहीं कर रहे थे अब हमें उस चीज को करना चाहिए। अपने जीवन को बहुत ही सरलता से अपने तरीके से उसका जीवन यापन करना चाहिए। बच्चों को, हम लोगों को और अपने साथ ही जो हमारे परिवार के लोग हैं उन सभी का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ऐसे समय में उनको भी इन सब चीजों से अवगत कराना चाहिए। तो बहुत बातें आपने डॉक्टर साहब हमें याद दिलाई जो हम भूल चुके थे। और ये जो कोरोना काल आया है उसने निश्चित रूप से हमें हमारी सारी पुरानी पद्धति, संस्कृति, सब चीज का याद दिला दिया। सुबह उठ के जल्दी उठना, घूमना, प्राणायाम करना और जितनी भी एक्सरसाइज है उनसे अपने आप को फिट रखना। जैसा आपने बहुत सिंपली वे में कहा कि अगर जो दिन में 4 बार भी हम अपने कमरे में भी घूम लेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रखना को अवगत कराया, जागरूक करा, उनकी को आपने दूर किया। अब हमारी बिटिया ने गलती से कोई भी दवाई ले ली थी तो निश्चित रूप से वो उसको एक बैड, उसका कितना एडवर्स इफेक्ट हुआ उसके बारे में आपने उसे जानकारी दी। तो आने वाले समय में वो कभी इस तरह की गलती ना करें। डॉक्टर से सलाह लेना भी हमारा एक परम धर्म है, क्योंकि देखिए भगवान के बाद लोग बात डॉक्टर्स को ही भगवान मानते हैं, क्योंकि जीवन रक्षा उन्हीं के हाथ में होती है। और आप ही लोगों के माध्यम से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है कि हम अपने को जिंदा किस प्रकार से रख सकते हैं। खाना पीना, व्यापार करना, ये सब चीजें एक अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन जीवन की पद्धति को अपनाना ये एक बहुत अहम चीज है जो आप लोगों ने आज आपने हमें स्पेशली बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक दूसरी चीज, डॉक्टर साहब ने एक ऑफर जैसे अभी भी दिया कि कोई अगर जो उनसे संपर्क करना चाहे तो मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब आप अपना नंबर अगर जो शेयर कर दें हमें। कंसल्टेशन लेटर ऑन। मेरा नंबर और तो है ही है आपके हेड ऑफिस में, लेकिन इट इज 98158 जी 01230। थैंक यू डॉक्टर संगला साहब। थोड़ा सा टाइम के बारे में बता कि मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे अपनी किट में चला जाता हूँ और फिर लंच टाइम पे 3 बजे बाहर आता हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि वो सारा हेड गियर डाला होता है मैं उसमें फोन नहीं सुन सकता, तो वो मेरे वाइफ या कोई असिस्टेंट वो फोन पे आपकी अपॉइंटमेंट्स नोट कर लेते हैं। फिर मैं शाम को 6 बजे 6:30 बजे जैसे क्लिनिक ऑफ करता हूँ तो फिर मैं सबको कॉल्स कर लेता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। तो वो आप अपनी अपॉइंटमेंट फोन पे मेरे फिक्स करवा सकते हैं, दिन के लेटर हाफ में अपने आप से। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे अपॉइंटमेंट लेके ही बातचीत की जा सकती है, जब भी हम आवश्यक समझेंगे आपको कांटेक्ट करेंगे। और हमारे प्रवीण सडाना जी हमारे सीनियर, हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी डॉक्टर साहब के बारे में अवश्य कहें, डॉक्टर सिंगला साहब के बारे में। और प्रवीण सडाना जी हैं उपस्थित? दिख तो नहीं रहे। अच्छा चलिए ठीक है। तो अश्वनी जी फिर मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी साथियों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब से आप लोगों ने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछे
जो आज की आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने इस समय में, जबकि हर डॉक्टर एक एक मिनट कितना कीमती है, हमें इतना समय दिया, इतनी हम लोगों को सलाह दी। मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर साहब की बताई हुई सलाहों को हम लोग अच्छी तरह से इनका निर्वाह करें, इनका पालन करें, तो शायद बीमारी ही हमारे आसपास ना आए, और आएगी भी तो शायद छू के निकल जाएगी। हम लोग किसी गंभीर समस्या से नहीं मतलब उससे जूझेंगे। तो साथियों, आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत फिर से पूरे आईआईए परिवार की तरफ से धन्यवाद। बस दोस्तों, खंडेलवाल साहब, एक अगर रिकॉर्डिंग हो रही थी तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं करवा दूंगा। हाँ, वो जरूर भिजवा दीजिएगा सर। डॉक्टर साहब का बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। अभी तक बहुत अच्छे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीबॉडी। जी डॉक्टर साहब, आपको भी भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।